चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के विषय में पढ़ लिया था, संख्या पद्धति से संबंधित। अब यहाँ पे हम प्रश्नावली 1.1 में बेसिकली रूप से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। इन प्रश्नों में जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे इसमें एनसीईआरटी के भी प्रश्न होंगे, अरिहंत के भी प्रश्न होंगे, मनोहर के भी प्रश्न होंगे, बालाजी प्रकाशन के, मतलब लगभग सारी चीज़ों को मैं निचोड़ करके फिर लेकर के आया हूँ आपके सामने। विशेष रूप से मैं बता दूं कि देखो, प्रश्नों का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट का, बेस का। क्वेश्चन तो मात्र माध्यम होता है आपके बेस को मजबूत करने के लिए, है ना। तो हम प्रश्न करेंगे, लेकिन प्रश्न करने के साथ साथ में हम क्या करते चलेंगे, अपने बेस को मजबूत करते चलेंगे। हम ये समझेंगे कि प्रश्न जो है वो माध्यम है हमारे बेस को मजबूत करने का, है ना। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों की हम लोगों को जांच करनी है कि कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहला कथन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक दो बार लिख गया। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है ना, वो एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, इसको हल करने से पहले हम जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। हालांकि एक बार हम लोग समझ चुके हैं, है ना, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर चलते हैं। देखो, सबसे पहले चीज़ जो आपको बताई गई थी पिछली वीडियो में, वो क्या बताई गई थी, प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बताया गया था। और प्राकृतिक संख्या के विषय में क्या बताया गया था कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होती हैं। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेकर के और फिर अनंत तक ही मान के चलिए, अनंत तक होती हैं, है ना। क्योंकि अगर जो मैं ऐसे लिख दूँ ना, कोई भी संख्या ऐसे लिख दूँ और लिखता ही चला जाऊँ, तो इसमें भी तो प्राकृत संख्याएं ही हैं। तो प्राकृत संख्या जो होती है ना, वो अनंत होती है ना, 1 से लेकर के। फिर बताया गया था कि इन प्राकृत संख्याओं के साथ में ना, जब हम जीरो को सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, प्राप्त संख्याएं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी, ठीक, वो सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में ना हम जीरो को सम्मिलित करते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। W इसका सिंबल होता था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात विशेष गौर करने वाली है कि ध्यान से देखिए कि ना सभी प्राकृत संख्याएं ना, वो तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो, ये प्राकृत संख्या ना इस पूर्ण संख्या में आ रही है। देखो, पूर्ण संख्या ने क्या कर रखा है, इस प्राकृत संख्या को घेर रखा है, ऐसे समझ लो। इस प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या ने घेर रखा है। तो सभी प्राकृत संख्याएं ना, वो तो पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं ना प्राकृत संख्याओं में नहीं आ रही हैं। यानी कि जीरो जो है ना, वो इस प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 1 2 3 और ये जो आगे का क्रम है ना, वो सब पूर्ण संख्याओं में आ रहा है ना। तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की पूर्ण संख्याएं होती हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को। तो यानी कि जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याओं में तो प्राकृत संख्याएं भी आ गई ना। तो अभी प्राकृत संख्याएं ना, वो तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। मेरे विचार से प्रश्न भी यही कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या में ना जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याएं आ जाती हैं। अब मैं पूछूं आपसे कि 4 क्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो ये 4 जो है ना, वो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं ना, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैंने 4 आपसे पूछा कि 4 क्या है, तो ये प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ऐसे अगर जो मैं 40 आपसे पूछ लूं कि ये क्या है, तो अब इस 40 में ना जीरो आ गया ना, तो आप इसको प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते, इसको आप पूर्ण संख्या ही बोल सकते हो। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो ये कथन अपने पास में सही हो जाता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या ना एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, कहीं भी लिखा देख लो, एक जो 6 लिखा हुआ है ना, तो ये एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो मेरे विचार से समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं सही टिक किया दे रहा हूँ। फिर अगला देख रहे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान से समझिए कि क्या कहा गया था कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की धनात्मक संख्याओं के साथ में ना जब हम ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं तब पूर्णांक बनता है। जब 0 से लेकर के यानी सभी पूर्ण संख्याओं में ना जब हम सभी ऋणात्मक संख्याएं ले लेते हैं तब पूर्णांक बनता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं ना पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक ना पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए मैं अगर जो ये देखो 6 लिखा हुआ है, मैं अगर जो आपसे पूछूं कि ये 6 क्या है, तो ये 6 जो है वो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और साथ साथ में एक पूर्णांक भी है। लेकिन अगर मैं -3 लिख दूं और तुमसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप इसको पूर्णांक ही बोल सकते हो, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में ना सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना। तो ये -3 जो है ना वो एक पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या ये सब नहीं है। और 6 जो है वो पूर्णांक भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप क्या कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि -3 जो है ना वो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आता। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की सभी धनात्मक संख्याएं आ जाती है ना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि -3 जो है ना वो पूर्ण संख्या में नहीं आया। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम इसको सही नहीं मान सकते, ये गलत हो जाता है हमारे पास में। ठीक, तो आगे बढ़े। फिर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो ध्यान से समझिए, देखो प्रत्येक पूर्णांक ना वो तो परिमेय संख्या हो सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लस का 6 लिख रखा हूँ, 40 लिख रखा हूँ, -3 लिख रखा हूँ, ये परिमेय संख्या हो सकते हैं। अगर इन्हें परिमेय संख्या के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि हम उन्हें p/q के रूप में लिख सके और q का मान 0 ना हो और p तथा q दोनों पूर्णांक हो। तो अगर मैं इसके नीचे ना देखो बटा 1 करता हूँ, बटा 1 यहाँ करता हूँ, बटा 1 यहाँ करता हूँ, तो ये जो तीनों संख्याएं हैं अपने पास में ना वो परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। यानी 40, 6 और -3 ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 2/3, तो ये जो 2/3 है ना वो तो परिमेय संख्या में आ गया, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए आवश्यक प्रतिबंध सिर्फ इतना है कि p/q के रूप में लिखा जा सके, q का मान 0 ना हो। लेकिन ये 2/3 जो है ना वो पूर्णांक में नहीं आ रहा, यानी सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकते। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं ना वो पूर्णांक नहीं हो सकते। अब इसको थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक वो परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं ना वो पूर्णांक नहीं होती, वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भाई पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि 2/3 जो है वो पूर्णांक नहीं है, वो परिमेय संख्या मात्र है। ठीक, तो इस वजह से इनका जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये गलत सिद्ध हो जाता है अपने पास में, है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट थे। अभी आगे हम लोग और भी कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन और भी हैं अपने पास। ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में ना 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याएं आती हैं, और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं में ना 1 से शुरुआत होती है। और कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या में तो 0 भी आ गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या में तो ये 0 भी आ गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक आप कुछ भी ले लो, -1 ले लो, -7 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, इन सबको ना
हम परिमेय संख्या के रूप में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, बटे एक लगा देंगे, पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, पी और क्यू पूर्णांक भी रहेगा, क्यू का मान 0 नहीं होगा, बस यही तो होता है परिमेय संख्या में। तो ये स्टेटमेंट जो होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये स्टेटमेंट अपने पास में बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सही था ये सारा। तो मेरे विचार से आप सभी को समझ में आ गया होगा, और एक बार मैं फिर से आप सभी को रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। विशेष वैशेष में कुछ था नहीं, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था, और फिर प्राकृत संख्या के बाद में हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या के बारे में, और फिर पूर्ण संख्या के बाद में पढ़ा था पूर्णांक के बारे में, और पूर्णांक के बाद में फिर पढ़ा था हमने परिमेय संख्या के बारे में। एक और पढ़ा है हमने इसी प्रश्नावली में अपरिमेय संख्या के बारे में, बट अपरिमेय संख्या का इन सबसे ना दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, इससे है थोड़ा बहुत, ठीक है, विशेष करके, बट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। तो इतनी चीज पहले हम समझ लेते हैं। देख लो, बड़ा सिंपल सा है। देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या ना पूर्ण संख्या होती है, ठीक, और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, और प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। ये कर्सर ना ऐसे आ सकता है, ऐसे नहीं जा सकता, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। जबकि ऐसे हो सकता है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्याएं होती है। ठीक, अब ये इतना खत्म हुआ। अब जो अगले क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपको कोई दो संख्या दे देगा और बोलेगा कि इनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में ना अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखूं और 2 लिखूं, ये 1 और 2 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक होने के साथ साथ में एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक ना एक परिमेय संख्या तो होती ही होती है। अब ना इस 1 और 2 के बीच में ना आप अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आप 1.1 को ले लो, 1.2 को ले लो, 1.3 को ले लो, 1.4 को ले लो, 1.568 ऐसे लिखते चले जाओ, तुम ऐसे लिखते चले जाओ। और इन दशमलव वाली संख्याओं को ना हम बड़ी आसानी से परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, और लिखते ही चले जाएं। इस प्रकार से नई संख्याएं आती चली जाएंगी, नई परिमेय संख्याएं मिलती चली जाएंगी। जब तक तुम लिखते चले जाओगे तब तक तुमको कोई ना कोई नई परिमेय संख्या मिलती चली जाएगी, यानी परिमेय संख्याओं का अंत नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो दो परिमेय संख्याएं होती है ना, उनके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब आप ज्ञात नहीं कर सकते कि कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इनको निकालने का मेथड क्या होता है? अगर देखो, अगर एक परिमेय संख्या पूछा है तो हम लोगों को सिंपल में क्या करना है, हाफ इंटू ए प्लस बी लगाना है। ठीक, क्या करना है, हाफ इंटू ए प्लस बी लगाना है। यानी कि जैसे 1 और 2 दिया हुआ है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, और फिर उनका गुणा करा दो 1/2 से, आपको बीच वाली परिमेय संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे समझो, मैं कुछ समझाता हूँ, एक छोटा सा प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ना कुछ पूर्णांक ले रहा हूँ, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक, चलो मान लो ले लिया मैंने, ठीक है, 10 तक ले लिया मैंने। और अब मैं ना आपसे पूछूं कि इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है, यानी 1 तथा 3 के बीच, 1 तथा 3 के बीच आपसे परिमेय संख्या पूछूं। हालांकि ये पूर्णांक है, लेकिन चूंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं और पूर्णांकों से समझना थोड़ा इजी होगा, इस वजह से मैंने पूर्णांकों को ही ले लिया है। तो 1 तथा 3 के बीच की परिमेय संख्या पूछी जाए तो क्या आएगा अपने पास में, 2 आएगा। इसी प्रकार से 2 और 4 के बीच में पूछ लिया जाए, 2 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या पूछ ली जाए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 और 4 के बीच में, यहाँ देख लो, इसके बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये सब इसलिए लिख रहा हूं ना कि भी वो फार्मूला जब मैं लगाऊंगा ना तो ये सारी चीजें सही सिद्ध हो जाएंगी, है ना, बात समझ में आ रही है अभी। और दूसरी चीज क्या है ना कि अगर जो मैं आपसे 4 और 10 के बीच में पूछ लूं, 4 और 10 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो देखो 3 और 3 ये वाली हो जाएगी, 7 हो जाएगा। 4 तथा
10 के बीच की परिमेय संख्या, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या कहा है 7 हो जाएगी। अब इनको ना फार्मूले से करके एक बार देखते हैं। अगर मैंने यहां पे पहले क्या कहा था आपसे, 1 और 3 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाली परिमेय संख्याएं मिलेंगी आपको। जब आप हाफ इंटू ए प्लस बी करोगे ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो बीच में पड़ती होगी वो परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या में क्या होता है कि देखो, बीच की परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि भाई इस एक से बड़ी हो और इस दो से छोटी हो, यही तो मतलब होता है बीच का, कि मतलब ना तो इससे बड़ी हो पहले वाले से, ठीक है, सॉरी, ना तो पहले वाले से छोटी हो और ना तो इस बाद वाले से बड़ी हो, बीच वाली हो, ठीक है। तो इतनी सी बात। अभी जस्ट जरा देखते हैं एक बार, 1 तथा 3 के बीच हम लोगों ने निकाला था। मैंने क्या कहा है कि आपको a प्लस बी कर देना है, यानी 1 और 3 को आपको ऐड कर लेना है, 1 + 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 × 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे जोड़ लो, ऐसे यहाँ पे जोड़ लो, 4 2 6, 6 का 1/2 से गुणा कराओगे तो 3 ही आएगा। ऐसे 4 और 10 को जोड़ोगे और 14 को जब हाफ से गुणा कराओगे ना, 14 को जब हाफ से गुणा कराओगे तो 2 सत्ते 14, 7 ही आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे एक संख्या पूछ रहा है या बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो आप ये फार्मूला लगाओ और उत्तर पाओ, तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। दूसरी चीज ना, कई बार एक नहीं पूछता, वो ज्यादा पूछ लेता है, कहेगा कि 4 परिमेय संख्याएं बताइए, 5 परिमेय संख्याएं बताइए, 10 परिमेय संख्याएं बताइए, इस प्रकार से पूछता है। तो उस दशा में क्या करें? देखो, उस दशा में भी आप यही कर सकते हो, ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी कर सकते हो। वो कैसे कि जब हाफ इंटू ए प्लस बी आप इनके बीच में लगाओगे ना, तो कोई बीच में एक संख्या आएगी, फिर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इनके और इनके बीच ज्ञात कर लो, तो यहां पे कोई संख्या आ जाएगी। भाई इनके और इनके बीच की जो परिमेय संख्या होगी ना, तो ऑलरेडी इससे भी छोटी होगी, मतलब इससे तो छोटी होगी ही होगी, बट इससे तो यही छोटी है, तो ये ऑलरेडी छोटी हो जाएगी। अब आप निकालते चले जाओ, फिर इनके इनके बीच में निकालो, कुछ आ जाएगा, इनके और इनके बीच में निकाल लो, कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। और इसका एक सबसे सुंदर और सबसे इजी तरीका क्या है वो मैं बता दूं तुम्हें, उस तरीके से चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। मान लो कि आपको दे दिया कि 1/2 और मान लो कि आपको दे दिया 1/2 दे दिया और दूसरा दे दिया 5/2, ठीक, और बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में ना 5 परिमेय संख्याएं बताइए। चलो मैं लिख भी देता हूं, 1/2 तथा 5/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए। अब इसका तरीका क्या है, इसको 5/2 इसको 5/3 कर लो, है ना, 5/3 कर लो। अभी बता रहा हूँ कि 5/3 इसको क्यों किया हूँ, 2 क्यों हटाया हूँ। तो 1/2 तथा 5/3 के बीच यदि आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, यानी एक से अधिक संख्याएं ज्ञात करनी, तो फिर आप दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे कि 1/2 और 5/3, पहले तो इनका हर बराबर कर लो, हरों का लासा लेकर। हर बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें 2 से गुना करा दो और इसमें 3 से गुना करा दो, तो ये आ जाएगा अपने पास में 3/6 और ये आ जाएगा अपने पास में 5 दूनी 10/6, ठीक। अब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो वैसे निकाल सकते हो आप 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, लेकिन फिर भी समझ लो एक बार, ये तो क्वेश्चन इस तरीके से सेटअप हो गया तो फिर आ गया, कई बार नहीं भी आता है, तो इसमें ना आप 10 से गुना करा दो। 10 से गुना कराओगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 30/60 और ये आ जाएगा अपने पास में 10^100/60। देखो कितनी सारी संख्याएं आप इनके बीच में याद कर सकते हो, 31/60, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60, ऐसे लिखते चले जाओ आप आराम से। कितना पूछ रहा था, 5 पूछ रहा था, 5 लिख दो, 32/60, 33/60, फिर 34/60, फिर 35/60, ठीक, फिर 36/60, ऐसे लिखते चले जाओ ना, जितनी चाहो उतनी। 5 बोला था, देखो मैंने तो 6 लिख दी, और भी लिख सकते हो, यहां तक लिख सकते हो, 99/60 तक लिख सकते हो। बड़ा आसान सा तरीका है और बड़ा इजी सा एक क्वेश्चन है,
मेरे विचार से 1-2 क्वेश्चन बचे, मैं वो करा देता हूँ आप सभी को, और उसके बाद में फिर इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, जो कुछ भी है वो अगली वाली प्रश्नावली में, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अपने पास में। तो मैं ना 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है अपने पास में। 3 तथा 5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो चलो ज्ञात कर लो जल्दी से। 3 तथा 5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है, बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो यार। ये प्लस भी करना है, 3 और 5 को ऐड कर दो, हाफ से गुना करा दो। अच्छा, 3 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये तो हो ही जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी तरीके से लिखता हूं। मान लो कि आपको ना -3 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। -3 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, ऐसे दे दिया। मान लो -3 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधे हाफ इंटू ए प्लस बी करना है, 1/2 कर लो, और ए प्लस बी, ए का मतलब पहला वाला और बी का मतलब दूसरा वाला, जिन दोनों के बीचों में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो माइनस और प्लस, माइनस होता है 3 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 और 2 से 2 को काट दो तो आ जाएगा कितना अपने पास में, 1 आ जाएगा। तो -3 तथा 5 के बीच जो परिमेय संख्या थी वो क्या आ गई है अपने पास में, 1 आ गई है। ठीक, चलो प्लस वाला भी बता देता हूँ। मान लो 3 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या पूछा था, तो 1/2 a प्लस बी करोगे, 3 + 5 ये हो जाएगा 1/2 गुने में 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 बराबर में 4 आ जाएगा। सिंपल सा है, तो एक क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन अपने पास में कह रहा है कि 1/2 तथा 5/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 तथा 5/3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक सेकंड में क्वेश्चन लिखता हूँ। 1/2 तथा 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस सिंपल सा आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि आपको तो पहली चीज़ तो हर बराबर कर लेना है। तो हर बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। हर बराबर करना हम लोग सीख ही रखे हैं पिछले क्लासेज में, है ना, तो बार बार क्यों बताया जाए वही चीज़। तो ये 3/6 हो जाएगा, ये अपने पास में 10/6 आ जाएगा। मेरे विचार से शायद ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं, है ना, घूम घुमा के यहाँ भी दे दिया है। चलो ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं अगर कर भी चुके हैं तो। फिर ना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो मत करो ना, 10 से गुना मत करो, ऐसे लिख दो 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, है ना। अब आगे का पूछता तो आप 10 से गुना करा सकते हो, और ज्यादा पूछे तो 100 से गुना करा दो, और ज्यादा पूछे तो 1000 से गुना करा दो, लिखते ही चले जाओ, जितना चाहोगे उतनी मिलेगी परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझिए थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है ये हो चुका होगा, है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप सभी लोग प्यूज करके कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तुम पता होगा कि ये ना आज चौथा दिन है इसका, 5वां दिन, 5 बार मैं शूट कर चुका हूँ, अभी तक वीडियो पहुँच नहीं पाया, और ये भी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है, टेक्निकल इशू हो जाता है, या फिर लाइट गड़बड़ हो जाती है, या फिर से भी नहीं होता, है ना। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, अभी भी थोड़ी बहुत लाइट की प्रॉब्लम है, बट वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। ये सभी चीज़ें होती रहेंगी, और नहीं तो फिर सिलेबस पीछे हो जाएगा अगर मैं सब कुछ सही करने में लगूंगा तो। इसलिए थोड़ी बहुत अव्यवस्था के साथ में बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा मैंने बताया था। इसको आप परिमेय संख्या के रूप में 3/1 लिख सकते हो, इसको आप परिमेय संख्या के बीच में 4/1 लिख सकते हो।
10 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, क्योंकि हर तो बराबर है ना, एक एक है दोनों जगहों पे। तो ये हो जाएगा अपने पास में 30/10 और ये हो जाएगा अपने पास में 4 दाम 40/10। लिख डालो, आराम से लिख सकते हो। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। हो गया कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो गई। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, हो गई। तो मेरे विचार से सारे प्रश्न भी खत्म हो गए। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं इस पूरी की पूरी प्रश्नावली में। जो कुछ भी है वो अगली प्रश्नावली में, उसको अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे। मेरे विचार से अब यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ इन सारी चीज़ों को। आशा करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से आप सभी को, है ना। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लेकर के गया हूँ इसी वजह से सारी चीज़ें, और मैं चाहता तो और डीप में समझा सकता था, लेकिन मेरे विचार से कोई फ़ायदा है नहीं बहुत ज़्यादा, है ना। आप इसको एज इट इज जैसे समझ लो, ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ कठिन है नहीं इसमें, बस वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करके रखिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ना, क्योंकि उल्टे सीधे क्वेश्चन दे देता है। इस बार तो बोर्ड में भी पूछा था क्वेश्चन, तो उस दशा में ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इस वजह से बस बाकी सभी चीज़ें ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे दशमलव और दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है।